रामलीला पे रावण दहन के काम आएगा। आजकल फोटोग्राफरों से बड़ा भयभीत रहना पड़ता है, बोले कि प्रिकॉशन लेना पड़ता है। आजकल डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। डिजिटल फोटोग्राफी में कई बार होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लठ और नीचे नीचे आलिया भट्ट। वाह 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 भाई वाह, क्या 2 in 1 है। कपड़े उतारे वो और सत्यानाश हो जाए मेरा। तो बस भैया बैठ जाओ अच्छी से, कोई पड़ोस देख करके। कोई आवश्यकता नहीं है फोटो वोटो खींचने की आपको, क्योंकि कहां तक खींचोगे। मामला ही पूरा चौपट हो गया है। हाँ, बस इसी तरह से आनंद लीजिएगा। आपको भी खींचना है क्या? चलो तुम भी खींच ही लो। चलिए बस आनंद लेते रहिएगा। मैं 4 पंक्तियां यहां से शुरू करता हूं। संबंधों के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है। वाह, संबंधों के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। वाह 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 वाह। अगली पंक्तियों में मुझे चालू करने की कोशिश करना। संबंधों के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चलें। जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है। लेकिन हंसने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। कुछ सरफिरों का तो यहां फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिशें, अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। बिना परमपिता परमात्मा की कृपा के हमें एक क्षण भी हंसने हंसाने का नहीं मिल सकता। धीरे धीरे कवि सम्मेलन शुरू अपने स्वभाव पर आएगा। धीरे धीरे इसकी सेटिंग मैं बनाने की कोशिश करता हूं। क्या बात है। सेटिंग तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे आजकल तो बहुत पॉपुलर शब्द है, कहीं भी जाओ ये शब्द आपको आसानी के साथ सुनने में मिल जाता है। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या? तहसील में चले जाओ तो तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या? न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या? शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है कि स्कूल कॉलेजों में चले जाओ, लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। फिर सेटिंग होती है और अम्मा दादा मोबाइल दिलवा देते हैं एंड्रॉइड का, तो फिर उससे चैटिंग होती है। और फिर जो सत्यानाश होता है वो अखबार में सुबह सुबह पढ़ने को हमें मिल जाता है। मैं तो एक दिन ये सोच रहा था, ये सेटिंग शब्द ही कहां से आया। एक रूपक सुनाता हूं, एक घटना सुनाता हूं जिसमें आनंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये सेटिंग शब्द कहां से शुरू हुआ होगा, इसकी उत्पत्ति तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। शहर का लड़का है, गांव की लड़की है। बस आप कल्पना कर लीजिए, शहर का लड़का है, गांव की लड़की है। शहर के लड़के की शादी तय हो गई है गांव की लड़की के साथ। बारात गांव में आनी है, शादी गांव में संपन्न होनी है। शादी विवाह जब होते हैं, आप लोगों को पता है कि फेरों के मंत्र पढ़ने के लिए, शादी के मंत्र पढ़ने के लिए दोनों तरफ से पंडित जी बुलाए जाते हैं। लड़के की तरफ से भी होता है, लड़की की तरफ से भी होता है। गांव का माहौल है, हवन होता है जब फेरे पड़ते हैं, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है। जैसे ही फेरों का कार्यक्रम शुरू हुआ, धूप डाली गई, घी की आहुति दी गई, तो गांव का शुद्ध देसी घी जिसको खुशबू से, जो शहर से पंडित जी आए थे विवाह के मंत्र पढ़ने के लिए, खुशबू से ही उनका दिमाग खराब हो गया। इतना अच्छा घी, इतना खुशबू वाला घी काफी दिन से खाया नहीं, खाया क्या देखा तक नहीं। इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। मन में घी चल रहा था, दिमाग में। इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए। ओम गणपते गुंतारम गजाननम यजामहे ओष्ठवरदनम घी छोरो घी छोरो घी छोरो। लड़की वाले पंडित जी ने समझा कि थोड़े ऊंचा सुनते थे कि घी चोरो यानी चुराओ,
तो जो मंत्र दादा लड़के वाला पढ़ता है वही लड़की वाला पढ़ता है, अगर आपने गौर दिया हो तो। इधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए, ओम गणपते गंताणं गजाननं गजामहे कोष्ठवरदानं। घी काहे में चुराऊं, कैसे चुराऊं, काहे में। अब जेब में तो चुराया नहीं जा सकता, तो उन्होंने लगे हाथ उपाय भी बता दिया। ओम पूर्वा स्वाहा ताता भी तोरा बारे न्यम, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले। और 2-3 कुल्लड़ घी चुरा चुरा के वहीं चौकी के पास में रख लिया, और वहीं बैठी बैठी घूंघट की ओट से नाइन सब देख रही थी। नाइन तो आप जानते ही होंगे, वाइफ ऑफ नाउ। अंग्रेजी में समझे तो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर, हिंदी में समझो तो प्राकृतिक पत्रकार। तो जो काम पत्रकारों का होता है, शादी वाले घर में वही नाइन का होता है। तो अखबार वाले तो अपना अखबार निकाल लेते हैं। उस समय उस परिस्थिति का जवाब देने के लिए उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला, और सेटिंग समझ में आ जाए तो फिर मुझे शुरू करने की कोशिश करना। तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला जो फेरों के समय पर गीत पढ़ा जाता है। मेरी पहली ममरिया रे के पंडित मिलके घी चोरे मेरी, और पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंतरिक्ष है शांति रापा, शांति शांति रेवा, चंद्रमा शांति, सूर्य शांति, वनस्पति है शांति, औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा हो। तो एक बार ताली बजा दो आप। अब सेटिंग बन गई है। सर प्रेम की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मैं एक दुआ पढ़ता हूं और आनंद आ जाए तो पूरा सदन आगे से लेकर के, हे दादा कहां जा रहे हो, बैठ जाओ, अभी तुम्हारी सेटिंग नहीं बनी है, अभी तो मेरी सेटिंग बनने वाली है। आनंद लेना, एक दुआ सुनाने की कोशिश करता हूं सर, और आनंद आ जाए तो आगे से लेकर पीछे तक मुझे सूचित करना, क्योंकि ये वसंत ऋतु है। मैं एक दुआ कहने की कोशिश करता हूं। प्रेम संदेशा हाथ ले, आंगन खड़ा बसंत। वाह वाह। अगली पंक्ति में आगे से लेकर पीछे तक के श्रोताओं का समर्थन चाहता हूं, अगर स्थितियां यही हो चुकी हो प्रेम की तो। प्रेम संदेशा हाथ ले, आंगन खड़ा बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेका पर दुष्यंत। अरे मजा आ गया छोरे को, सवेरे ही पहुंच जाते हो ठेका पे। शकुंतला है बाग में। सर मेरी भी लगभग 56 साल की उम्र हो गई। माह के महीने में इतनी गर्मी मैंने नहीं देखी। माघ मास में ग्रीष्म ऋतु आ गई मेरे कंत। ग्रीष्म ऋतु, माघ मास में ग्रीष्म ऋतु आ गई मेरे कंत। गोगो ईसा बिक गया ये ऋतुराज बसंत। पल्ले नहीं पड़ी कविता तुम्हारे, ये इटावा है, इटावा में कविता सुनी जाती है। एक बार एहसास करा दो मुझे कि आपकी बात पहुंच गई है अब तक। आदरणीय कुछ चतुर्वेदी साहब बैठे हैं, मैं जानता हूं कि मैं तो उनका विद्यार्थी हूं। तमाम ऐसे लोग बैठे हैं सर यहाँ पर जो मेरे गुरु के समतुल्य हो सकते हैं। कविता के बहुत पारखी लोग बैठे हुए हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हास्य का इन दिनों का बहुचर्चित नाम इटावा का अवनीश त्रिपाठी भी नीचे है, बहुत अच्छा इन दिनों लिखता है वो। मैं एक छंद सुनाता हूं सर। किसान बैठे हैं,
दिल्ली में चारों तरफ से घेर के, और सरकार उन्हें उल्लू समझ रही है। जी सरकार का मानना है कि किसान उल्लू है। असल में किसान चतुर कितने होते हैं, मैंने इसकी ये कहने की कोशिश की है एक छंद के माध्यम से, किसान कितना तेज होता है। किसान लोग बैठे होंगे, दो चार ही सही लेकिन होंगे जरूर यहां पे, कितने सीधे होते हैं सब। हम उनको सीधा समझते हैं लेकिन होते नहीं है। ये है मेरा कहने का। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। संसार का कोई इंजीनियर इतना सीधा कूड़ नहीं निकाल सकता खेत में हल से, इतने तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं तो शत्रु सूंढ लेते हैं। श्रद्धा से मिले नहीं तो शत्रु सूंढ लेते हैं। गंगा नहाने जाए हरिद्वार काशी बीच, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड़ लेते हैं। वाह वाह। अभी नहीं है तो अगली पंक्ति में आएगी। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं तो शत्रु सूंढ लेते हैं। गंगा नहाने जाए हरिद्वार काशी बीच, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड़ लेते हैं। और अजनबी शहर में बेटा की बारात जाए, पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं। इतने तेज होते हैं। आप लोग मतलब सीधा मत समझो उनको। और आप मेरी तरफ जो है बड़े घूर घूर के कुछ लोग देख रहे हैं, उधर वो मेरे साड़ू भाई बैठे हुए हैं। मैं गंजेपन की बात कर रहा हूं सर। साड़ू भाई का मतलब जानते हैं, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक। बाबूजी बैठे हुए हैं। आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिरा सकती हैं, या तो मां फिरा सकती है या पत्नी। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। उधर भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। थोड़ी तालियां वालियां बजा दे रहा हूं। भीड़ कमे तो क्या बात है, एहसास तो करा के भीड़ है, क्या है ये। देखिए आनंद लीजिए सर। मैं एक रूपक, एक संस्मरण के तौर पर और सुनाता हूं। आप कल्पना कीजिए कि जब कक्षा 6-7 में पढ़ रहे होते हैं माधवी साहब, तो हमारे सपने होते हैं कुछ। आपने जरूर कक्षा 6-7 में पढ़ते होगे, तभी ये सपना सोचा होगा कि मैं बड़ा जज बनूंगा, ये सोचा होगा। जब 6-7 में पढ़ रहे होते हैं सर, हमारी तरफ सपने होते हैं। आज नहीं, चक्रधर जी ने सोचा होगा कि मैं देश का बहुत बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़ा भयंकर बनूंगा। आज नहीं, दादा ने सोचा होगा कि मैं बड़ा संचालक बनूंगा। जब मैं कक्षा 6-7 में पढ़ता था सर, और किसी गंजे को देखता था तो मेरे मुंह में पानी आता था, और मैं ये सोचता था कि आखिर गंजा मैं कब बनूंगा। सर मेरा ये बाल मनो भोलेपन का सपना था, भगवान ने जल्दी सुन ली और मैं जवानी में ही गंजा हो गया। आपसे बताने में मैं शर्मा, मतलब छुपाने में क्या फायदा है। मैं तो शादी से पहले भी गंजा ही था। शादी वाले आना शुरू हो गए थे। आदरणीय मदन मोहन भैया, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। हाँ, वैसे वो बता रहे हैं भाई साहब, मैं भी शादी से पहले गंजा ही था। मैं शादी से पहले भी गंजा हो गया था। कुछ भैया शादी वाले आना शुरू हो गए थे। शादी वाले आते हैं तो घर के बुजुर्गों से ही मिलते हैं, दादा से, ताऊ से, चाचा से, इन बुजुर्ग लोगों से मिलते हैं शादी वाले। मेरे शादी वाले भी आते थे, दादा से मिलते थे, ताऊ से मिलते थे। कई बार कष्ट तब होता था जब मेरे ही सामने आते और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और मुझे ही पूछते, लड़का कहाँ है। उस समय मेरे मन पर क्या गुजरती होगी। मैं उनसे कैसे कहता कि मैं ही उम्मीदवार हूं। अंत में एक शादी वाले आए, पिताजी से मिले। तो पिताजी ने, गांव के रहने वाले हैं सीधे साधे, उन्होंने कह दिया, देखो भाई शादी भले ही कर दो, लेकिन हमारा लड़का सर से गंजा है। तो लड़की वालों ने भी कह दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का सर से गंजा है,
हमारी लड़की दिमाग से गंजी है। तो बात बन गई, घर वालों को बैठ के पैसे दिए, बड़े बुजुर्गों को। लगन का दिन तय हो गया। लगन का दिन तय हो जाता है, जिस दिन लगन आती है उत्सव होता है घर में। दृश्य कुछ इस तरह से सजाया जाता है, लड़के पक्ष के लोग इधर बैठते हैं, एक तरफ बैठते हैं, लड़की पक्ष के लोग एक तरफ बैठते हैं। घर की महिलाएं ढोलक वोलक लेकर के मांगलिक गीत गाने के लिए बैठ जाती हैं। जिस लड़के की शादी होती है उसे दूल्हा बना करके चौकी पे बैठा दिया जाता है। अब बस ये दृश्य देखिएगा, मैं चौकी पर बैठा हुआ हूं, दूल्हा बना, घर की महिलाएं उधर बैठी हुई हैं, लड़के वाले इधर बैठे हैं, लड़की वाले इधर बैठे हैं। ढोलक बजने की आवाज आ रही है, लेकिन कोई महिला गीत नहीं गा रही है। गीत क्यों नहीं गा रही है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। उस समय जो मांगलिक गीत गाया जाता है, रघुनंदन फूले न समाय लगन, अरे ताली हो जा। ये गीत गाया जाता है, रघुनंदन फूले न समाय लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना। ये गाया जाता ना, लेकिन ये गीत नहीं गाया जा रहा है। वो इस गीत को कैसे गाएं? रघुनंदन यानी रामचंद्र जी, रामचंद्र जी गंजा थे ही नहीं। अब मुझे रामचंद्र जी की उपमा कैसे दें? तो एक कवित्री टाइप महिला थी, मान लो कवित्री आदरणीय कीर्ति काली टाइप। अब उसने बात बनाई, दीदी आनंद लेना, उसने जब बात बनाई उसका आनंद लेना। गीत को ऐसे गुनगुनाया उसने, अपने गंजू फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना। सिर गंजे के जुल्फे सोहे, असंभव, ये असंभव अलंकार है। गंजे के सर पे कुछ भी हो सकता है, जुल्फे नहीं हो सकती। आगे के बालों को जुल्फे कहा जाता है। सर गंजे के जुल्फे सोहे, जुओं की भरमार, असंभव। इसमें भी असंभव है, गंजे के सर में जू नहीं पड़ सकते। अगर किसी गंजे के सर के ऊपर कोई जू घूम रही हो और लंबा काला बाल उसके बगल में पड़ा हो, तो समझ लो वो जू नहीं है, बल्कि गंजे का चरित्र प्रमाण पत्र है। ठहाका तो अगली पंक्ति में, इसमें जो महात्मा है इसकी मैं कहने की कोशिश करता हूं। सिर गंजे के जुल्फे सोहे, जुओं की भरमार, और भाभी जी ने हंस कर दिया कंगे का उपहार। लॉटरी लगी गंजे की, अपने गंजू भूले न समा। और लगन चढ़ गई, वो तो चढ़नी थी। और उसके बाद बारात जाती है। बारात जाने के बाद जिस गांव में बारात जाती है, लड़का दूल्हा बना घोड़ी पर बैठा होता है, लड़के को लेकर लड़की को लेकर चर्चाएं होती हैं। लड़का बहुत अच्छा है, लड़का कैसा है, लड़की के मेल का है या नहीं मेल का है, इस तरह की चर्चाएं पूरे गांव में होती हैं। आप लोग सब शादी विवाहों में शामिल होते हैं। अब मैं घोड़ी पर चढ़ा हुआ हूं, पूरे गांव में एक ही चर्चा है, लड़का गंजा है, बस लड़का गंजा है। भाई जब लड़की के तो भाग फूट गए, लड़का गंजा है। मेरी साली को लोगों ने पकड़ लिया, तेरा जीजा गंजा है। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए। नकारात्मकता में से भी सकारात्मकता कैसे जी जा सकती है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मेरी साली ने कहा कि मेरा जीजा गंजा नहीं है, मेरा जीजा पैसे वाला है। वाह 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 वाह, अच्छा है। मेरा जीजा गंजा नहीं है, पैसे वाला है। और सुनो, काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर हो जाए चांद। काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर हो जाए चाम, बंजर हो जाए चाम। बुद्धि पर जोर लगाते उन लोगों के सर अक्सर गंजे हो जाते।
जो बुद्धि से काम लेते हैं, मेरा जीजा बुद्धि से काम लेता है। मेरी सासू माँ को चिढ़ाने लगे, तेरा जमाई गंजा है। मेरी सासू माँ मेरे ससुर को ताना देने, ससुर साहब को ताना देने लगी। मेरी लड़की के भाग फोड़ दिए, सारे रिश्तेदार थू कर रहे हैं, सारे गांव वाले थू कर रहे हैं, क्या गंजा लड़का तुमने देखा है। तो मेरे ससुर साहब ने कहा दिमाग खराब मत करो, मालूम नहीं है आजकल सरकार ने मोटर जो व्हीकल एक्ट बनाया है, उसमें बिना हेलमेट के बाइक चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ तो पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। किसी भी सीसीटीवी कैमरे के साथ से हमारा जमाई गुजरेगा तो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ये नहीं आएगा कि हमारा जमाई हेलमेट लगा करके बिना चालू। ये है, इसलिए गंजा नहीं है हमारा जमाई। आओ, जिस लड़की की शादी होती है सर, वो लड़की छुपते छुपाते अपने होने वाले दूल्हे को देखना चाहती है। ये हमारी संस्कृति में है। तो मेरी घरवाली भी बारात चढ़ने के बाद में मैं जन्माशय में जहाँ बारात रोकी जाती है वहाँ लेटा हुआ था, और मेरी घरवाली अपनी सहेलियों को लेकर के मुझे देखने के चक्कर में मुझसे मिलना, मुझे देखने भर के चक्कर में वो बरमाला से पहले आई जन्माशय में ही, और आकर के अब पूरे सावधान होकर के सुनिएगा, अपनी सहेलियों को लेकर के वो जन्माशय की तरफ मुझे खोजती हुई आ रही है, और मैं जन्माशय में सेहरा वेरा उतार करके लेटा हुआ हूँ। आते ही उसने मेरे पैर छुए, पिताजी नमस्ते। बेड़ा गर्क हो गया। मैं पाण ग्रहण संस्कार के लिए आया था और चांद ग्रहण संस्कार हो गया। और गलत कहते हैं लोग, अब सुनना, एक ठाका और चाहता हूं आपका। गलत कहते हैं लोग कि हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। वाह, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी महिला का हाथ होता है। अगर महिला का हाथ होता तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति कैसे बनते? अगर महिला का हाथ होता तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते? महिला का हाथ होता तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते? अब सबसे बड़ा ठहाका बात आप तक पहुंच जाए तो चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात से सिद्ध होता है कि हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ। ताली हो जाए जोरदार, समझ में आ गई हो तो बात। आदरणीय विधायिका जी, आदरणीय सरकार जी, समझ में आ गई कि किस गंजे का हाथ है? ताली हो जाकर के बता दो आप। हर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात से सिद्ध होता है कि हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। और एक नहीं, जब दो गंजों का हाथ होता है। राजनाथ सिंह जी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। जब एक नहीं, और सर्वाधिक तालियां देना, जब एक नहीं दो गंजों का हाथ होता है। और राजनीति के इतिहास में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब कश्मीर से 370 और 35 ये जैसी धाराएं हटती हैं। जे हम हास्य रंग के कवियों का बात कहने का आदरणीय पाठक जी, ये शऊर होता है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं एक और कविता सुना देता हूं, अगर आपका मन हो तो। अगर बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, एक कविता और सुनाता हूं। मैं एक ऐसे विषय पर कविता सुनाना चाहता हूं जिस विषय पर आज तक आपने कोई कविता नहीं सुनी होगी। सुनी इसीलिए नहीं है कि किसी ने लिखी नहीं है। सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, इस विषय पर किसी ने कविता नहीं लिखी। भले ही आप पाठक जी आपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ लिए हों, लेकिन इस विषय पर कविता नहीं सुनी होगी आप। मैंने कविता लिखी है फूफा। इनमें किसी ने नहीं लिखी। सर, मैंने लिखी क्यों ये कविता? कुछ भाई साहब सुनना जरा दिमाग से। तुलसी सूर कबीरा मीरा
आप बता रहे थे ये इटावा की धरती है, यहाँ बाबू गुलाब राय की धरती है, महाकवि गंग की धरती है, शिशुपाल शिशु जी की धरती है, उदय शंकर भट्ट तक यहां आए हैं। यानी कि उदय शंकर भट्ट और उनके बाद लटूरी भट्ट। सर इसलिए इस कविता को सुना रहा हूं मैं। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा, आंखिन में आंसू ले आए। भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, परिजा फूफा जी के ऊपर हम नहीं 4 आंख लिख पाए। फूफा जी के ऊपर इतने बड़े कवि 4 अक्षर नहीं लिख पाए, और मैंने कविता लिखी है। अब समझो कि बड़ा कवि कौन। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे बड़ा कवि मान करके सुनोगे तब समझ में आएगी, इसलिए मैं सुना रहा हूं। अच्छा, जब हम किसी विषय पर कविता लिखते हैं पाठक जी, तो हमें चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है कि कोई आदमी हमको टोक नहीं दे, गलत बात नहीं हमारे मुंह से निकल जाए। तो मैंने फूफा जी का अध्ययन किया कि ये फूफा आखिर क्या बीमारी है। तो मैंने जब सर्च किया, बड़े बुजुर्गों से मैंने पूछा ये फूफा क्या होता है, तो लोगों ने बताया कि ये फूफा हमारा ऐसा एक रिश्ता है जो हमारे समाज में शांति व्यवस्थाएं कायम करता है, घर के झगड़े टंटे सिलटाता रहता है, वो होता है फूफा। शादी ब्याह में जितने भी झगड़े होते हैं वो लड़के का जीजा करवाता है, फूफा आकर के उसको शांत कराता है। बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे। जो भूतपूर्व जीजा होता है वो फूफा होता है। तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाएगा। फूफा जी की सबसे पहले आवश्यकता पड़ी चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। कलिंग के युद्ध में भीषणतम रक्तपात हुआ था, जिससे द्रवित होकर के आत्महत्या करने की जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक सोचने लगे, तो उनके फूफा तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें सत्य और अहिंसा का ज्ञान दिया, आत्महत्या करने से रोका, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तब मुझे लगा कि फूफा शांति का प्रतीक होते हैं। अब मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि जहां जहां फूफा होते हैं वहां शांति हो जाती है, और जहां फूफा नहीं होते हैं वहां सर्वनाश हो जाता है। मैं सिद्ध करना चाहता हूं, तर्क देना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि इटावा में कविता समझी जाती है। मेरा एक एक तर्क आपके मन तक पहुंचे, आपके दिल तक पहुंचे, तो मुझे सूचित करना। मैं एक शुद्ध हास्य रस की कविता आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। वाह, बहुत अच्छा भी है। झगड़ा कभी नहीं करवाते, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। वाह, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। बहुत अच्छा। तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। पहला तर्क आपकी अदालत में रखता हूं, अगर समझ में आ गया तो अगले तर्क तो आपकी समझ में आते चले जाएंगे, मेरा विश्वास है। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। पांडु सगे फूफा थे उनके। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। और सीता हरण कभी नहीं होता। अब अपने हाथों को रोकना, जो तर्क देना चाहता हूं। सीता हरण कभी नहीं होता, न रावण यूं मारा जाता। सीता हरण कभी नहीं होता, न रावण यूं मारा जाता। सूपड़ खाके पति यदि होते मेघनाथ के फूफा जी। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सूपड़ खाके पति यदि होते मेघनाथ के फूफा जी। और रंगों का त्योहार न मनता,
कभी होलिका ना जलती, वाह रंगों का त्योहार न बनता, कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। भाई बहुत अच्छा। हिरणाकुश के जीजा होते, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये 3 तर्क मैंने 3 युगों से आप तक पहुंचाए हैं। वाह वाह वाह। वर्तमान के कुछ तर्क रखना चाहता हूं, हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। कांग्रेस की ऐसी हालत, मैं दीदी सही बता रहा हूं आपको। आदरणीय सरिता भदौरिया जी बीजेपी से हैं। ये इटावा धन्य धरती है। मैं इस धरती को इसलिए प्रणाम करता हूं आदरणीय कीर्ति काले दीदी कि यहाँ का चेयरमैन समाजवादी पार्टी के फुरकान अली साहब शायद यहाँ बैठे हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूं साहब। और ये नगर की विधायक हैं, शहर की विधायक हैं, यानी कि एक प्रतिनिधि भाजपा का और एक प्रतिनिधि सपा का और मुस्लिम समाज का। लेकिन कभी सांप्रदायिक तनाव इस शहर में नहीं हुआ। जब इस देश की हालत कैसी हो चुकी है सर, 4 पंक्तियां सुन लो, मेरे अंदर का कवि कहना चाहता है। न तो तू खेत की बात कर, न खलियान की बात कर, न तो तू खेत की बात कर, न खलियान की बात कर, न मजदूर की बात कर, न किसान की बात कर। मानव और मानवता से तेरा वास्ता ही क्या, तू तो हिंदू की बात कर, मुसलमान की बात कर। ये इस देश की हालात है वर्तमान में। तब मैं सर, मैं हास्यवन का कवि हूं, मैं हास्य कहना चाहता हूं। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। एक जीजा ने सत्यानाश कर दो कांग्रेस को। एक ही जीजा है, सबरे झगड़े टंटेन की जड़ जीजा हो तो है। मैं सही बता रहा हूं सर। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, कांग्रेस की ऐसी हालत, कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। और अगली पंक्तियों में इटावा हंसी को रोक करके दिखाई। सर ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, रोक करके दिखाना अगली पंक्तियों में। 2019 की बातें चेयरमैन साहब, लोकसभा का जो परिणाम आया, 2019 की बातें, 2019 की बातें, 2019 की बातें अपने देश में ना घटती, 2019 की बातें अपने देश में ना होती, मायावती के पति होते यादव अखिलेश के फूफा जी। जोरदार तालियां बजाओ, बहुत जबरदस्त शोर। 2019 की बातें चेयरमैन साहब, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, मायावती के पति होते यादव अखिलेश के फूफा जी। और अगली पंक्तियों पर फिर ठाका उठाना, आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। हाथ जोड़कर अमित शाह को। बहुत बहुत जबरदस्त काम कर रही है आपकी पार्टी दीदी, बहुत जबरदस्त। ऐसा काम तो युगों से नहीं हुआ। जितनी हालत खराब देश की भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 70 साल में खराब नहीं हुई, उतनी 7 साल में है चुकी है।
जी सर मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है जब बात है। धंधो नयो करण नहीं दे रहे, धंधो नयो करण नहीं दे रहे और रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। धंधो नयो करण नहीं दे रहे और रुपया घरे धरन नहीं दे रहे और शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करण नहीं दे रहे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सर आपको, आदरणीय बबलू दीक्षित जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धंधा नया करण नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे और शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करण नहीं दे रहे। और गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे 850 को है वो गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घरे जलन नहीं दे रहे। चूल्हा घरे जलन नहीं दे रहे और जियो की सिम हाथ हाथ में, जियो 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 की सिम हाथ हाथ में और फिर हमें जियो नहीं दे रहे। तीन गुना भाड़ा करते हुए, तीन गुना भाड़ा करते हुए अब रेल में हमें चढ़न नहीं दे रहे। और जबरन जीवन बीमा कर दो, जबरन और माल्या लेके भाग दो, जबरन जीवन बीमा कर दो। अब ढंगते हमें मरण नहीं दे रहे, धंधा नया करण नहीं दे रहे और रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करण नहीं दे रहे। देखिए अपना हास्य रंग के कवियों का अपना कहने का ढंग होता है दादा। मैं तो फूफा जी की कविता सुना रहा था। अच्छा लॉकडाउन की बड़ी स्थिति खराब नहीं है। लॉकडाउन में 4 महीना तक के धक्केबाज नहीं कर पाए तो दाढ़ी बढ़ गई, इतनी लंबी होगी मेरी। और हमारी माँ कहने लगी बेटा तेरी दाढ़ी है ना बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर से मिल रही है। मेरी लंबी दाढ़ी देखें जॉनी भैया, माता जी बोली लला तेरी दाढ़ी बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर से मिल रही है। रसोई घर में तेरी बीवी बोली दिमाग खराब मत करो माता जी मेरो, 5-6 दिन आते आसाराम जैसी हरकतें कर रहा हूं। सुनो फूफा जी की कविता सुना रहा हूं मैं तो आपको। दो पंक्तियां और सुना देता हूं बस, तो मुझे कोई मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बहुत लोग हैं, बड़े लोगों को सुनना है हमें। मैं सर अंतिम सुना देता हूं। अरे नहीं कर प्राण ले का मेरे वैसों मेरा दिमाग खराब। चलिए बस आनंद लीजिए। मैं बता रहा था आपको 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पतियद होते यादव अखिलेश के फूफा जी
और आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी, और ये जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं उनको समर्पित करना चाहता हूं कि उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है। अगली पंक्ति में आप पूरे सदन का समर्थन चाहिए, एक ढंग की बात कहने की कोशिश की है मैंने। उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। और हमने मोदी जी को 2019 में फिर प्रधानमंत्री क्यों बनाया? उन्होंने एक वादा किया था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आगे क्या आपके खाते में? तो जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक हम इन्हीं प्रधानमंत्री बनावत रहेंगे। इतने दूध के धुले तो हम होना है कि जो फ्री में छोड़ दें। तो मैं इस बात को कहने की कोशिश की है, मोदी तो मन के फकीर हैं, झोली डाली चलना दें। मोदी तो मन के फकीर हैं, झोली डाली चलना दें। इसलिए दूसरी मर्तबा हमने चुन लिया फूफा जी। मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ। मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है, ये कविता मेरी अच्छी है, ये कविता मेरी अच्छी है। तो छोटा सा एक निवेदन है, दोनों हाथ उठाए के अपने ताली ठोको फूफा जी। मैं लटूरी लट्टी जी को बुला करके लाया हूं, व्यर्थ की बातें मत करिएगा। एक तो इस बात के लिए कि हिंदी साहित्य में काव्य मंच पर हास्य को रस के रूप में प्रतिष्ठापित करना और उससे आनंदित करना जिन लोगों के पास सिद्ध हो गया है, उनमें आपका, आपके अपने क्षेत्र का, आपके अपने परिवेश का लटूरी लट है। पहली माला तो इस बात के लिए कि लटूरी लट हास्य का कवि है, श्रेष्ठ हास्य का कवि है। और दूसरी माला इस बात के लिए कि इसका ये कहना बिल्कुल सच है। छोटी मोटी गलतियां तो हास्य कवियों से होती रहती हैं, अब हमें उन्हें सहने की आदत पड़ गई है मंच पर, उसके लिए तो वो भी क्षम्य है जो कभी कभी कुछ कहता है जो नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो आज उसने फूफा वाली रचना पढ़ी है और जिस कायदे के साथ जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, पांचाली के संदर्भ में, शूर्पणखा के संदर्भ में, ये बताता है कि ये व्यक्ति हास्य व्यंग का मात्र हंसाने वाला कवि नहीं है, इसने हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया है और उससे अपने लिए मसाला निकाला है। तो इस अध्ययनशील व्यक्ति के लिए ये दूसरी बात। बहुत बहुत मैं बहुत आभारी हूँ कवि सम्मेलन को, जो कवि सम्मेलन का रंग होता है। एक ध्यान रखिएगा, ये मज़ा लिया हमने कविता का, और कवि सम्मेलन का अंतिम उद्देश्य हमारे मुख्य अतिथि के नाम आनंद तक पहुँचना है।